तो फ्लावरिंग प्लांट्स में हम मॉडिफिकेशन हूं, स्टेम कहां से डेवलप होता है, एम्ब्रियो मिलेगा। तो हेलो एवरीवन, मैं राम बॉटनी की सीरीज में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेम। स्टेम तो आपको सबको पता ही होगा कि स्टेम एक ऐसा पोर्शन प्लांट का होता है जिसे हम अपर ग्राउंड पोर्शन कहते हैं, जिसको सूट सिस्टम भी कहते हैं। उसमें स्टेम का सबसे बड़ा रोल होता है। स्टेम कई बार ब्रांच हो जाता है कई सारी ब्रांचेस में, और उस तरीके से स्टेम को देखते हैं। प्लांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड दैट इज असेंडिंग। असेंडिंग पार्ट का मतलब हो जाता है वो पार्ट जो ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, बढ़ता हुआ। तो इसलिए इसको कह सकते हैं कि असेंडिंग का मतलब होता है टॉप की तरफ जाने वाला, ऊपर की तरफ बढ़ते रहने वाला, जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ती चली जाएंगी। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस का नंबर बढ़ता चला जाएगा। प्लांट की जितनी भी हाइट पे जाओगे आपको ब्रांचेस बढ़ती मिली चली जाएंगी। ठीक है, तो ये सूट के एक्सिस का असेंडिंग पार्ट है जो प्लीम्यूल से स्टार्ट होता है। और आपको पता होगा जब भी सीड जर्मिनेट करता है, जैसे आपके सामने एक सीड है, तो अगर हम इस सीड को देखें तो इस सीड के अंदर आपको कॉटिलिडन्स मिलते हैं, और कॉटिलिडन्स के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हम सीड कोट बोलते हैं। तो उसके अंदर जब जाओगे आप तो आपको यहां पर एम्ब्रियो मिलेगा। तो ये जो तीनों पार्ट है इसमें प्लीम्यूल और हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल, रेडिकल से बनता है रूट्स और प्लीम्यूल से बनता है शूट। तो आप अगर कभी भी छोटे से एम्ब्रियो को डेवलप होते हुए देखोगे या किसी एम्ब्रियो को आप जर्मिनेट होते हुए देखोगे तो आपको जनरली इस तरीके से उसका पार्ट दिखेगा। जो ये दो पार्ट है ये कॉटिलिडन से जुड़े रहते हैं, और ये पार्ट जो है ऊपर का इसको प्लीम्यूल कहते हैं। तो ये जो पार्ट यहां पे है इसको हम प्लीम्यूल कहते हैं, जो आगे चल के ग्रो होके क्या बनाता है, सूट का पोर्शन बनाता है, स्टेम बनाता है, इस तरीके से। तो वही कहा गया है कि स्टेम क्या करता है, डेवलप कहां से होता है, प्लीम्यूल से डेवलप होता है जब भी कोई सीड जर्मिनेट करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कभी भी स्टेम में नॉर्मली क्या देखने को मिलेगा, उसमें बड़ी सारी आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, और ऑब्वियसली उन ब्रांचेस में छोटी छोटी ट्विग्स या टहनियां होंगी जो भी आगे चल के ब्रांचेस में ही डेवलप कर, वो ब्रांचेस ही होते हैं। ब्रांचेस को छोटी छोटी ब्रांचेस इस तरीके से, तो टहनियां जिसको हम कहते हैं, ट्विग्स कहते हैं, वो भी ब्रांचेस ही होती हैं, है ना। लीव्स, और उसमें फिर लीव्स लगी होती हैं, पत्तियां लगी होती हैं, स्टेम में पत्तियां लगी होती हैं या ट्विग्स में पत्तियां लगी होती हैं। तो ये पार्ट है, स्टेम एक ऐसा पार्ट है जिसमें ब्रांचेस हो सकती हैं, लीव्स हो सकते हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें फ्लावर्स भी होंगे। तो फ्लावर्स भी इस पे लगे रहते हैं, और फ्रूट्स भी बाद में उन ब्रांचेस पे या उन स्टेम पे, उस सूट पोर्शन पे आपको फ्रूट्स भी देखने को मिलेंगे जब कभी फ्लावर डेवलप करेगा, फ्रूट्स बनाएगा। तो इस तरीके से स्टेम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है एक प्लांट का, फ्लावरिंग प्लांट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें फ्लावर और फ्रूट्स और सीड्स भी उसी में डेवलप होंगे। रूट्स में ये पार्ट्स नहीं मिलते हैं, रूट्स में ऐसा कुछ भी ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स जैसी बातें नहीं होती हैं। हालांकि जो रूट्स होती है उनकी ब्रांचिंग तो कह सकते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स कहलाती हैं, ब्रांचेस नहीं कहलाती हैं। तो ध्यान रखना कि रूट्स में ब्रांचेस नहीं होती, बल्कि सेकेंडरी रूट्स और टर्सरी रूट्स होती हैं। ठीक है, यहां पर द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम, आपको पता चलना चाहिए कि स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है। तो मेन फंक्शन अगर आपको स्टेम का देखना है तो उसे हम कह सकते हैं, मेन फंक्शन जो स्टेम का है कि स्प्रेडिंग द ब्रांचेस, ब्रांचेस को फैलाना है, पत्तियों को फैलाना है, ताकि वाइडर स्कोप, प्लांट के लिए बहुत सारे काम, क्या जैसे फोटोसिंथेसिस करने के लिए एक बड़ा सा स्कोप क्रिएट हो सके, और उसमें फिर फ्लावर्स पूरे प्लांट में लगे होंगे, उसकी बड़ी सी कैनोपी, अम्ब्रेला लाइक, जैसे देखते हो अब बड़ा सा ट्री फैल जाता है चारों तरफ, तो जिसे होता है कि फैलता है चारों तरफ, तो उसमें फ्लावर्स वगैरह सब एक्सपोज रहते हैं, तो उसका स्कोप बढ़ाता है। मतलब स्प्रेडिंग ऑफ द ब्रांचेस, मतलब ये ब्रांचेस को जब भी स्प्रेड करेगा तो उससे प्लांट्स का क्या होगा, स्कोप बढ़ जाता है ना। तो उससे क्या होता है, उसकी लीव्स जो होती हैं और उसके जो बड्स होते हैं, फिर उसमें जो फ्लावर्स होते हैं और उसमें फ्रूट्स होते हैं, वो एक बड़े लेवल पे एक्सपांड होके लगे रहते हैं। मतलब फ्लावरिंग प्लांट जो है वो अपने फ्लावर्स, फ्रूट्स और जो भी लीव्स या बड्स हैं उनको बड़े से फैलाव में रखना चाहता है, और ब्रांचेस उसी तरीके से, स्टेम उसी तरीके से उसको फैलाती हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्टेम क्या करता है, मेन फंक्शन है ब्रांचेस को स्प्रेड करना। आपने किसी भी प्लांट को देखा होगा, बर्ड्स में भी टर्मिनल और एक्सिलरी। अब जो इसमें बर्ड्स होती हैं वो टर्मिनल और एक्सिलरी कुछ भी हो सकती है। तो थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि मैंने अभी तक आपको बताया कि एक ट्री होता है, बड़ा सा, उसकी ब्रांचेस फैली रहती हैं,
इस तरीके से एक ट्री जो होता है वो बड़ा सा फैला रह सकता है, उसमें बीच बीच में आपको बहुत सारी ब्रांचेस देखने को मिल सकती हैं, और उन ब्रांचेस में भी इनके अपने कैनोपी, छोटे छोटे कैनोपी, या फिर इन ब्रांचेस में भी अपना जो एक्सपांसन है बहुत सारी चीज़ों का वो देखने को मिलता है। इस तरीके से आप एक ट्री में बड़े सारे ब्रांचेस उसके देख सकते हो, और ये सारी की सारी ब्रांचेस उसके स्कोप को फैला रहे होते हैं। फिर इसमें स्टेम की बात अगर कर रहा है तो स्टेम में जैसे आपने देखा होगा इसमें लीव्स लगे रहेंगे इस तरीके से, अगर आपको नॉर्मली देखने को मिले तो इसमें लीव्स लगे रहेंगे, और इस तरीके से उस लीव्स के पास ही यहाँ पे एक्सिलरी हो सकती है। ये है एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड, तो लीफ के पास में होती है एक्सिलरी बड, और इसमें बोला कि टर्मिनल बड भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि ये फ्लावर मतलब ये प्लांट कैसा है, जैसा प्लांट होगा वैसा ही उसका बड होगा। तो एक्सिलरी बड भी हो सकता है और टर्मिनल बड भी हो सकता है, कि अगर ये प्लांट ज्यादा ग्रो ना करे और इसमें एक तरीके से ये बड में कन्वर्ट हो जाए तो ये इसकी टर्मिनल बड भी हो सकती है, जो कभी फ्लावर का सूट बनाएगी। वही यहाँ पे कहना चाह रहा था कि इनकी जो बड होती है वो टर्मिनल हो सकती है और एक्सिलरी भी हो सकती है। हम एक्सिलरी बड को तो बड़े ध्यान से देखेंगे, अभी थोड़े ही टाइम में एक्सिलरी बड को समझेंगे जब हम लीफ का पार्ट डिस्कस कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि स्टेम में नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। तो नोड्स एंड इंटरनोड्स, आपको देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, तो ये जो प्लांट है इसका स्टेम दिखाया गया है, उसमें पत्तियां लगी हुई हैं। तो अगर आपको ये पोर्शन नजर आ रहे हैं, ये पोर्शन जो है ये सबके सब पोर्शंस क्या है, नोड है। तो अगर हम इन नोड पोर्शन को देखें तो ये नोड है, यहाँ पे फिर एक नोड है, इस तरीके से यहाँ पे आपको नोड दिख रहे हैं। अच्छा, मोनोकॉट स्टेम में नोड बहुत क्लियर दिखता है, एक रेगुलर इंटरवल पे दिखता है। डाइकॉट प्लांट का एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे, तो आपको देखेगा कि नोड्स है यहाँ पे, फिर यहाँ पे नोड है, तो दो नोड के बीच में जो स्पेस है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गई है कि स्टेम में नोड्स होंगे, इंटरनोड्स होंगे। ठीक है, द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न, अगर जहां पे लीव्स बोर्न होती हैं इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। लेकिन इन दोनों नोड के बीच का जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। इंटरनोड आर द पोर्शंस बिटवीन टू नोड्स, तो दो नोड्स के बीच का जो भी पोर्शन होता है उसको हम इंटरनोड कहते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो ये पोर्शन भी इंटरनोड है, ये पोर्शन भी इंटरनोड है, ये पोर्शन भी नोड है, और ये पूरा का पूरा स्टेम है। तो इस तरीके से आपने देखा कि स्टेम पे लीव्स लगे रहते हैं, और जहां पे लीव लगे रहते हैं उसी पोर्शन को क्या कहते हैं, नोड। तो नोड क्या है, नोड यहां पे इंपॉर्टेंट है, क्या लिखेंगे, जंक्शन वेयर लीफ इज अराइज्ड, मतलब जहां से लीफ निकली होती है, अराइज्ड होती है, उस पोर्शन को हम क्या कह रहे होते हैं, नोड कह रहे होते हैं। और इंटरनोड पोर्शन क्या होता है, इंटरनोड को शॉर्ट में समझने के लिए क्या करेंगे, इंटरनोड का मतलब है गैप बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच में जो भी गैप रहता है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। इस तरीके से आगे देखते हैं कि यहां पे स्टेम जनरली आपको कैसा दिखेगा। अगर यंग प्लांट्स का नाम लो, आप कोई नन्हा सा छोटा सा पौधा जो अभी भी निकल के तैयार हुआ है, अगर आप उसका स्टेम देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, एकदम आपको ग्रीन सॉफ्ट दिखेगा। लेकिन जैसे ही अगर आप किसी वैसे प्लांट का स्टेम देखो जो बड़ा हो गया है, ग्रो हो गया, जैसे ये जो सीड जर्मिनेट होकर नया नन्हा सा पौधा बना है, ये लीची का प्लांट है, LITCHI, लीची का प्लांट है ये। तो ये लीची का प्लांट है और ये लीची का ट्री है। अब आप बताओ, ये लीची ही है लेकिन इसका एक सॉफ्ट स्टेम है, ग्रीन स्टेम है, लेकिन जब ग्रो होके बढ़ गया तो इसका स्टेम आपको कैसा दिख रहा है, ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लैक, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो स्टेम कैसा दिखेगा आपको, डार्क ब्राउन दिखेगा ओल्डर ट्रीज या ओल्डर प्लांट्स में। जो प्लांट बड़े हो जाते हैं उनका स्टेम कैसा दिखेगा आपको, ओल्डर स्टेम में डार्क ब्राउन दिखेगा। स्टेम कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। अब इस बात को ये समझ लो कि जब भी रूट्स जो होंगी वो वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगी और ऊपर कंडक्ट करेंगी, तो स्टेम ही है जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है, सारी की सारी ब्रांचेस को कनेक्ट करता है, सारी के सारे लीव्स, फ्लावर्स, सारे पार्ट्स को कनेक्ट करता है। तो इस तरीके से देखते हैं कि स्टेम का काम होता है वाटर को और मिनरल्स को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। इसमें एक वर्ड आ गया फोटोसिंथेट्स। फोटोसिंथेट्स का मतलब है फोटोसिंथेसिस से जो भी चीजें बन रही होती हैं प्लांट्स में उनको वापस सारे पार्ट्स में भी कंडक्ट करने का काम स्टेम करता है। इसका मतलब स्टेम अगर किसी प्लांट का है तो उसमें ऊपर की तरफ भी कुछ चीजें जा रही होंगी और नीचे की तरफ भी कुछ चीजें जा रही होंगी, और जहां से नई ब्रांच चालू हुई है
उस ब्रांच में भी चीजें क्या हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो स्टेम है ये सारा कंडक्शन का, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। प्लांट्स में हर एक पार्ट्स में कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। फूड मटेरियल हो सकता है, वाटर हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है, या फिर फोटोसिंथेट्स। फोटोसिंथेट्स क्या होते हैं, इसको आप ये समझ लीजिए कि फोटोसिंथेट का मतलब होता है, फोटोसिंथेट्स, फोटोसिंथेट्स। तो फोटोसिंथेट्स आर द सब्सटेंस synthesized by plants, synthesized by plants mainly by photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस से कोई भी प्लांट जो भी चीजें प्रोड्यूस कर रहा होता है उसको हम फोटोसिंथेट्स कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या हो सकते हैं, जनरली आपको सुगर्स देखने को मिलेंगी, सुगर्स। फिर इंपॉर्टेंट चीज है कि एक प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज की जरूरत होती है। तो आपको पता होगा कि उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जितने भी फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स हैं वो भी ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा, स्टेम ही करेगा। तो उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितने भी फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स हैं वो भी, इसमें ज्यादातर क्या होता है, एक तो वाटर होता है सबसे इंपॉर्टेंट, एंड सम मिनरल्स। कुछ ही मिनरल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में जरूरत होते हैं। वैसे बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के बाद में, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन है या रेस्पिरेशन में कहीं पर कोई मिनरल इन्वॉल्व हो रहा है तो वो अलग चीज है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में भी बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, इन्हें भी जो है स्टेम ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो अभी हमने देख लिया यहाँ पे स्टेम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, और काफी अच्छी और काफी ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। फिर आगे देखते हैं कि सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ। कुछ स्टेम का फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। जैसे आपने देखा होगा एक पोटैटो प्लांट होता है ना, पोटैटो। तो पोटैटो प्लांट में क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। क्या होता है, पोटैटो प्लांट में आपको देखने को मिलेगा अंडरग्राउंड स्टेम। और ये जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, इसका पोटैटो प्लांट का जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है ये ट्यूबर्स बनाता है, जिसको आप मार्केट से खरीद के लाते हो, जिनको आप आलू कहते हो, पोटैटो। तो वो अंडरग्राउंड स्टेम से ही ट्यूबर बना, अंडरग्राउंड स्टेम। और ये क्या कर जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है। मॉडिफाइड होकर किस में बन जाता है, मॉडिफाइड इनटू ट्यूबर्स। तो ये ट्यूबर्स में मॉडिफाई हो जाता है, और ये ट्यूबर्स ही जो होते हैं स्टार्च स्टोर कर लेते हैं। मेनली स्टार्च इसमें स्टोर हो जाता है, और स्टार्च में इसी को फूड कहते हैं। तो प्लांट जो होता है कई बार अपना फूड को स्टोर करने में स्टेम का बहुत ज्यादा यूज करता है। तो स्टोरेज के लिए भी सिर्फ ट्यूबर ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टेम है जो फूड स्टोरेज का काम करते हैं। हम किस में ये चीज पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम। तो एक नया टॉपिक आएगा जिसको मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम कहेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। फिर आज सपोर्ट। तो आपको पता ही होगा कि एक स्टेम का काम होता है सपोर्ट करना, प्लांट को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करना, सीधे खड़ा रखने में हेल्प करना ही, साथ ही में उसकी ब्रांचेस को भी सपोर्ट करना, हर एक पार्ट को उसको सपोर्ट करना, एज वेल कई बार उसे सपोर्ट करता है, मतलब प्रोटेक्शन देने का काम कर, सपोर्ट देने का काम कर। सपोर्ट प्रोटेक्शन में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। प्रोटेक्शन का मतलब है वो प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा, तो प्रोटेक्ट्स प्लांट्स, प्रोटेक्ट्स द प्लांट। ये प्लांट को कई तरीके से प्रोटेक्ट करता रहेगा, बाय डिफरेंट मींस, बाय डिफरेंट मींस। तो इसको हम सब कुछ देखेंगे डिफरेंट मींस। तो ये प्लांट को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब है स्टेम ऑफ, जैसे आपने सुगर केन देखा होगा, सुगर केन है और बहुत सारे प्लांट है जिनका स्टेम कटिंग से क्या करता है, प्रोपेगेशन करते हैं। तो सुगर केन है, रोज है, जैस्मिन है, इन सबकी अगर हम डाल एक ब्रांच काट के लगा देते हैं तो वो स्टेम होता है ना, वो स्टेम क्या करता है, रूट स्टार्ट करता है, ग्रो हो जाता है। तो ऐसे ही होता है स्टेम ऑफ मैनी प्लांट्स, स्टेम ऑफ मैनी प्लांट्स। बहुत सारे, मनी प्लांट नहीं है, ध्यान रखना, मैनी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स का स्टेम क्या करता है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में काम करता है। स्टेम कट कर दो, एक नया प्लांट बन जाता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि स्टेम के बहुत सारे काम है। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है उसमें बात करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। तो हमें इसी स्टेम के पोर्शन में पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस, मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। ये नेक्स्ट बीट है, मतलब एक छोटा टॉपिक है और हम छोटे छोटे टॉपिक्स को ही लेके चल रहे हैं। तो मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम को हम नए टाइम में शुरू करेंगे
और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ ये तीनों अलग टॉपिक आते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो उससे स्टेम से रिलेटेड आपको एक नेक्स्ट टॉपिक मिलने वाला है, कौन सा? मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। जरूर याद रखना और ट्यून अप करना, इसी सीरीज में पढ़ते चले जाना, आपको सारा सीक्वेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती चली जाएगी। अब हम क्या करने वाले हैं, हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में, उसे हम लीफ कहते हैं। तो लीफ की डिटेल डिस्कस हम लोग करेंगे अभी इसी के बाद में नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम लोग जो है बात करेंगे, स्टेम हो, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, और लीफ के बाद में फिर स्टार्ट करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, फिर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तो स्टेम से रिलेटेड होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ, तो अब जितने भी मॉडिफिकेशंस पार्ट हैं, मॉडिफिकेशंस है ना, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स, तो इसको मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स को कवर करेंगे। फिर मॉडिफिकेशंस ऑफ, मतलब लीफ भी मॉडिफाई होती है, मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ, तो लीफ भी मॉडिफाई करती हैं। और ये तीनों पोर्शन आप पढ़ोगे एक इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक में, जिसको बोलेंगे मॉडिफिकेशंस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में हम मॉडिफिकेशंस नाम से एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो चाहे स्टेम हो, चाहे रूट हो, चाहे लीफ हो, ये सब मॉडिफाई होते क्यों हैं? मॉडिफाई होते हैं तो इनके पीछे बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का रोल होता है, और इनके अंदर की अपनी जेनेटिक्स इतना सपोर्ट करती है कि भाई इन्वायरमेंट ऐसा है, मेरे प्लांट भाई तू ऐसा कर, थोड़ा सा एडेप्ट हो जा, तो उनको एडेप्टेशंस भी कहते हैं। तो मॉडिफिकेशंस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, और इनको हम एक बहुत ही शानदार तरीके से समझ सकते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एडेप्टेशंस। तो एडेप्टेशंस ये जेनेटिकली काफी ज्यादा सपोर्टेड होते हैं, इसको हम एडेप्टेशंस। तो चाहे एडेप्टेशंस की बात करो, चाहे मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लांट की बात करो, चाहे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, रूट्स और लीफ की बात करें, ये सारे के सारे टॉपिक आपको हमारे अभी जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं, प्लांट्स के पार्ट्स पढ़ रहे हैं, उसमें आ जाएंगे। तो हम इस तरीके से यहां पे देख सकते हैं कि स्टेम पूरी तरीके से कवर हो चुका है। मैं एक बार को आपको छोटा सा रिव्यू कर देता हूं। स्टेम कहां से डेवलप होता है? प्लीम्यूल ऑफ सीड, सीड के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर जो प्लीम्यूल होता है, उस प्लीम्यूल से ये डेवलप होता है। इसमें ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बर्ड्स एंड सीड्स ऐसी चीजें होती हैं, और इनमें बर्ड्स जो होती हैं वो टर्मिनल या एक्सिलरी हो सकती हैं। और फिर हमने बात की थी कि स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। नोड वो पोर्शन होता है जहां से लीफ स्टार्ट होती है ना, नोड, मैं से नोन लिख रखा है मैंने, नोड। तो देखो नोड से क्या होता है, जहां पे लीफ स्टार्ट होती है, और इंटरनोड वो पोर्शन होता है जहां पे दो नोड्स के बीच में गैप होता है, और इंटरनोड्स तो हमें पता ही चल गया, इस तरीके से ये डायग्राम। फिर हमने डिस्कस किया था कि यंगर प्लांट्स का स्टेम कैसा होगा। तो यंगर प्लांट्स का स्टेम कैसा होगा, यूजुअली आपको जनरली ग्रीन मिलेगा, लेकिन ओल्डर प्लांट अगर होगा तो उसका डार्क ब्राउन और वुडी होगा। वुडी मतलब वो लकड़ी होगी, उसमें वुडी एंड डार्क ब्राउन कलर का होगा। जैसे कि आप ये लीची प्लांट का एग्जांपल देख सकते हो, इसका नन्हा सा पौधा तो ग्रीन पूरा का पूरा रहता है, बट कुछ समय के बाद जब वो यंग प्लांट ग्रो होकर एक ट्री में बदल जाता है तो पूरा का पूरा स्टेम डार्क ब्राउन कलर में हो जाता है। और फिर हमने बात की थी कि ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। इसमें मिनरल्स, वाटर्स और फोटोसिंथेट्स होते हैं। फोटोसिंथेट्स होते हैं वो सब्सटेंस जो प्लांट फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस कर रहा होता है। जनरली ये होते हैं सुगर्स, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब सुगर्स होते हैं। रॉ मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस के लिए होते हैं वो वाटर एंड सब मिनरल्स होते हैं। स्टेम इनको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। हालांकि ट्रांसपोर्ट वाला जो चैप्टर है वो हमारे नीट के सिलेबस से रिमूव्ड है, और नई एनसीईआरटी में भी ये चैप्टर रिमूव्ड है। तो ट्रांसपोर्ट और मिनरल न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते थे जो हट गए हैं, उतना डिटेल हमको पढ़ने को नहीं मिलेगा। फिर हमने है कि फंक्शन कौन सा परफॉर्म करेगा, तो स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने का काम करेगा, प्लांट को सपोर्ट करने का काम करेगा, सपोर्ट को प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये एक रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसे प्लांट अपने स्टेम या रूट से ही वेजिटेटिव प्रोपेगेट करके नया प्लांट बना देता है। तो इसको बोलते हैं स्टेम। बहुत और भी फंक्शंस करता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है कि स्टेम मॉडिफिकेशंस भी शो करता है, जो प्लांट को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्टेशंस में रखने में हेल्प करते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लीफ, और लीफ के पढ़ने के बाद हम मॉडिफिकेशंस पढ़ने लग जाएंगे। तो बने रहिए इस बॉटनी की सीरीज में, कई सारे कॉन्सेप्ट हमको क्लियर करने हैं, क्वेश्चंस भी करने हैं, और बहुत अच्छे मार्क्स लेके नीट में आने हैं। ऑल द बेस्ट, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए।